महासंग्राम 2024 का वक्त है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। शुरुआत में 5 बड़ी खबरें लोकसभा चुनाव से जुड़ी आपको बता देते हैं। देखिए इन तस्वीरों को और जानिए कि आज कैसे राजनीतिक घटनाक्रम चुनाव को लेकर आगे बढ़ा है। सीएम भजन लाल ने एक तरफ भीलवाड़ा में बीजेपी प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भजन लाल के निशाने पर कांग्रेस रही तो वहीं नागौर से गठबंधन प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल ने बैलगाड़ी से प्रचार किया। पीएम मोदी आज बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहे। जनसभा को संबोधित यहां पर उन्होंने किया। कूच बिहार की सड़कों पर प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए आप देखिए तस्वीरों में कैसी भारी संख्या में लोग जुटे यहां पर दिखाई दिए। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि ये टीएमसी के हुंडे आपको वोट देने से रोकते हैं तो पूरी हिम्मत से खड़े हो जाइए। इस बार चुनाव आयोग बहुत जागरूक है। आपके एक एक वोट की ताकत वो समझते हैं, इसीलिए आप निडर होकर वोट करने निकलिए। तो वहीं बाड़मेर की आइए बात करते हैं। राजस्थान के बाड़मेर में निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र भाटी ने अपना नामांकन दाखिल किया। बाड़मेर में अब त्रिकोणीय मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय रविंद्र भाटी के बीच देखने को मिल सकता है। तो वहीं दूसरे चरण में नामांकन के आखिरी दिन प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। तो दिन की आज चुनाव की यह महत्वपूर्ण तस्वीरें थी। अब नामांकन की तस्वीरें दिखाते हैं। राजस्थान की बात करें तो दूसरे चरण की नामांकन का आज आखिरी दिन था और इस दौरान कई महत्वपूर्ण प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री या यूं कहें कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत, चित्तौड़गढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार उदयलाल आंजना, बांसवाड़ा डूंगरपुर से महेंद्रजीत मालवीय अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे। तो वहीं दूसरी ओर राजसमंद से कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर दामोदर गुर्जर और बाड़मेर से रविंद्र भाटी ने निर्दलीय पर्चा दाखिल किया। तो कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के पहले चरण से पहले ही कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। संजय निरुपम, बॉक्सर विजेंद्र सिंह, पूर्व सांसद शंकर पन्नू के बाद कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। गौरव वल्लभ ने इस्तीफे में कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस में भगदड़, बीजेपी पहली पसंद, कांग्रेस से मोहभंग, इस्तीफे पर इस्तीफा, टेंशन में कांग्रेस, सनातन का अपमान, कांग्रेस में घमासान। जब सनातन धर्म के ऊपर सवाल उठाए और मैं चुपचाप बैठ जाऊं, मेरे से नहीं होगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है तो दूसरी तरफ कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। कांग्रेस को उनके ही नेता एक के बाद एक झटके दे रहे हैं। महाराष्ट्र पार्टी का चर्चित चेहरा रहे संजय निरुपम को इस्तीफा दिए कुछ घंटे ही बीते थे कि कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भी दिशाहीन बताकर हाथ का साथ छोड़ दिया। गौरव वल्लभ ने इस्तीफे के कुछ घंटे बाद ही बीजेपी ज्वाइन कर ली। गौरव 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर उदयपुर सीट से चुनाव लड़े थे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो नीतियां हैं और जो इश्यूज हैं उसको कांग्रेस पार्टी टैकल करने में कहीं ना कहीं बड़े गैप उसके अंदर आ रहे हैं। और मैंने अपनी चिट्ठी में भी यही लिखा है और मैंने प्रमुख कारण यह बताया कि मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं सुबह से शाम बैठकर वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देता फिरूं। मैं नहीं दे सकता। बीजेपी ज्वाइन करने से पहले गौरव वल्लभ ने बगावती तेवर दिखाए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस अध्यक्ष को लंबा चौड़ा लेटर लिखा। आरोपों की झड़ी लगा दी। कहा कि सनातन के खिलाफ बयान और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर पार्टी के स्टैंड से वो दुखी थे। उस पत्र में मैंने अपने दिल की सारी व्यथाएं, इश्यूज जो मैं समय समय पर कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को अवगत भी कराता था, वो मैंने सारे उसमें लिख दिए। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना। मेरा दृष्टिकोण शुरू से यह रहा है कि भगवान श्री राम का मंदिर बने, न्योता मिले और हम न्योते को कांग्रेस पार्टी लिख के भेजे कि हम नहीं जाएंगे, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। कांग्रेस पूरी तरह से दिशाहीन, कांग्रेस में नई सोच का सम्मान नहीं, कांग्रेस का रुख सनातन विरोधी है। सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता।
कांग्रेस को सही नीतियों से परेशानी है। धर्म एवं हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षित तस्य धर्मो न हंतव्यो मा नो धर्मो हतो वधित। अर्थात धर्म के मामले में आप चुप्पी साध लो, जो गालियां दे रहे हैं सनातन को आप चुप्पी साध लेते हो, वेल्थ क्रिएटर्स को जो गाली दे रहा है आप चुप्पी साध लेते हो, और उल्टा गालियां दे रहे हो। देश में वेल्थ क्रिएशन जुर्म नहीं हो सकता। देश में जो नीतियां उदारीकरण की, निजीकरण की, वैश्वीकरण की नीतियां हैं वो गलत नहीं हो सकती। आज आप इसलिए उन चीजों को गलत बोलते हो क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति उन चीजों को आगे लेके जा रहा है जिनको आपको सुबह से शाम गाली देनी है। गौरव वल्लभ के इस फैसले के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने लिखा कि एक सच्चा सनातनी कांग्रेस में नहीं रह सकता। हालांकि कांग्रेस अब इस मुद्दे पर डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। खुद अपने गरिमान में जहाँ की देखने की मैं कल भारत से चुनाव लड़ रहा था, कितने साल टीवी के ऊपर जाकर के उन्होंने डिबेट की है। आज किन कारणों से गए हैं मुझे पता नहीं, किन कारणों से गए हैं, लेकिन कुछ लोग डिप्रेशन कांग्रेस के स्टैंड को लेकर तो आप बताओ, उनको पूछो कि कौन सा सनातन विरोधी कार्य किया भाई हमने। वो बीजेपी वाले सर्टिफिकेट बांटेंगे क्या कि वहां जाते ही वो सनातनी हो जाएगा, इधर धर्मी हो जाएंगे हम लोग। हम सनातनी नहीं है क्या? हम हिंदू नहीं है क्या? हम धर्म को नहीं मानते हैं क्या? हम राम को नहीं मानते हैं क्या? हम सभी लोग देवताओं को नहीं मानते हैं क्या? सबकी पूजा करते हैं। ये तो बीजेपी वाले तो आडंबर करते हैं, हम तो सबकी पूजा करते हैं, सबको मानते हैं। इसलिए ये जो जाएगा वो कुछ न कुछ बोल के जाएगा। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो विवेक जब खत्म हो जाता है आदमी, तो युद्ध के समय जब युद्ध चल रहा हो तब वो अपने परिवार को छोड़कर भागता है। इससे बड़ा पाप कुछ हो सकता है? युद्ध शुरू हो गया और आप अपने पूरे परिवार को छोड़कर भाग रहे हैं। आप क्यों डर रहे हैं? या तो आपके मन में लालच है या आप डर रहे हैं। तो ऐसे लालची लोग, उनके लिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अर्जुन, जब कोई युद्ध शुरू होने के बाद अपने परिवार, नाते, रिश्तेदारों को, भाई को, बहन को, माता पिता को छोड़कर दूसरे की टीम में शामिल हो जाता है, वो नरक का भागी होता है। गौरव वल्लभ पहले नेता नहीं जिन्होंने लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस का साथ छोड़ा है। 2 दिनों के अंदर कई पुराने कांग्रेसियों का पार्टी से मोहभंग हुआ है। इनमें पूर्व सांसद संजय निरुपम, बॉक्सर विजेंद्र सिंह, पूर्व सांसद शंकर पन्नू और पूर्व विधायक जेपी चंदेलिया समेत कई नेता शामिल है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं की कतार लंबी होती जा रही है। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में दल बदल पॉलिटिक्स से कांग्रेस को कितना नुकसान और बीजेपी को कितना फायदा पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के जमुई की धरती से चुनाव प्रचार का एक बार फिर से आगाज कर दिया। जमुई के खैरा मैदान से पीएम ने हुंकार भरी तो सीएम नीतीश कुमार समेत एनडीए के तमाम नेताओं ने भी एक सुर में विरोधियों पर जोरदार प्रहार किया। आरजेडी कांग्रेस के शासनकाल को जंगल राज बताते हुए नेताओं ने किस तरह से पलटवार किया, आइए इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। गठबंधन गठबंधन वालों की सरकार होती तो आपके बैंक खाते में सीधे पैसे भेजने वाली व्यवस्था बनती क्या? जमुई की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 2024 लोकसभा चुनाव के प्रचार का आगाज कर दिया। पीएम मोदी इससे पहले के चुनाव में भी जमुई से ही चुनावी शंखनाद करते रहे हैं। ऐसे में जब गुरुवार को पीएम मोदी जमुई के मंच पर आए तो माहौल मोदीमय हो गया। पीएम मोदी के फैन भी अलग अंदाज में नजर आए। जमुई सीट से चिराग पासवान की पार्टी के प्रत्याशी और उनके बहनोई अरुण भारती किस्मत आजमा रहे हैं। उनके प्रचार के लिए एनडीए के तमाम नेता मंच पर मौजूद थे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मंच से विरोधियों को दहाड़ते हुए कहा कि भ्रष्टाचार करने वालों की जगह जेल है, मोदी सरकार में करप्शन पर जीरो टॉलरेंस है।
पीएम मोदी की मौजूदगी में मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे, एनडीए की सरकार में हिंदू मुस्लिम तनाव किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। अब वो तो झूठ मूठ के बीच में हम एक बार साथ कर लिए थे, कहा झूठ मूठ के अपना बात करता है, जो काम हम ही लोगों का है, हम ही लोगों का किया हुआ, तो उसके बाद तो हम देखे गड़बड़ करता है तो फिर छोड़ दिए। अब सब दिन के लिए फिर हम लोग साथ हो गए, अब कभी इधर उधर नहीं होने वाले। पहले जब था 5 तक तो हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा होता था, और जब हम लोग आ गए तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा भी खत्म हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत बिहार की धरती के महापुरुषों का बखान करते हुए किया और संदेश देने की कोशिश की कि आज का भारत कमजोर नहीं, प्रहार करने वाला है। भारत वही महान पाटलिपुत्र और मगध वाला भारत है। भारत वही चंद्रगुप्त मौर्य वाला भारत है। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। आरजेडी और कांग्रेस की पूर्व की सरकारों पर बिहार में जंगल राज लाने का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी ने कहा, इन पार्टियों ने पूरी दुनिया में बिहार और देश को बदनाम किया। एक और कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियां हैं जिन्होंने अपनी सरकार के समय पूरी दुनिया में देश का नाम खराब किया था। चुनावी मौसम में बिहार से प्रचार की शुरुआत करने वाले प्रधानमंत्री मोदी मंच से ये संदेश देने की कोशिश करते रहे कि बिहार को बदनाम करने वाले कभी प्रदेश का भला नहीं कर सकते। बिहार के लिए केंद्र सरकार की मदद का भी पीएम ने मंच से जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश के गरीबों को 37 लाख पक्के घर मिले, 9 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है, बिहार में 84 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बने और बिहार के 2 करोड़ पशुओं का मुफ्त टीकाकरण भी हुआ। मतलब चुनावी समर में पूरी तरह से जोर लगा रहे पीएम मोदी ने जमुई की धरती से विरोधियों को बड़ा संदेश दिया है कि केंद्र बिहार के साथ है। अब तो प्रदेश में डबल इंजन की सरकार भी चल रही है, ऐसे में बिहार को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। न्यूज 18 के लिए जमुई से विनीता मिश्रा और केसी कुंदन की रिपोर्ट। वहीं कांग्रेस की बात करें तो मुसीबतों का कोई ठौर नजर नहीं आता। इस बार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला का एक वायरल वीडियो विवादों की वजह बन गया। बयान मथुरा से सांसद हेमा मालिनी को लेकर था या कहें कि उनके लिए था, और इसीलिए आरोपों पर अब सफाई और दूसरी तरफ से हमलों का दौर शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासी बयानबाजी पर बखेड़ा भी बढ़ने लगा है। ताजा मामला कांग्रेस नेता सुरजेवाला के उस बयान से जुड़ा है जिसमें वो हेमा मालिनी को टारगेट कर रहे थे। अब खुद हेमा मालिनी ने सुरजेवाला के बयान पर पलटवार किया है। ये टारगेट क्यों करते हैं आप उनसे पूछिए ना, बिकॉज वी आर वेरी पॉपुलर, वी आर फेमस एंड सो टारगेट उन्हीं पर किया जाता है जो नाम वाले हैं ना, जो नाम नहीं है किसी के उसको टारगेट करके फायदा गया उनका। विवादास्पद बयान पर बवाल बढ़ा तो खुद सुरजेवाला को सफाई देने आना पड़ा। उन्होंने वायरल वीडियो के जवाब में एक और नया वीडियो जारी कर दिया और कहा कि वो हेमा मालिनी का सम्मान करते हैं। हेमा मालिनी उनकी बहू की तरह हैं। फिल्म स्टार तो हैं, हम तो हेमा मालिनी का भी बड़ा सम्मान करते। तो धर्मेंद्र जी के ब्याह रखिए बहू है हमारी, परंतु ये फिल्म स्टार तो हो सकता है कोई। हम लोग जो है मुझे या गुप्ता जी को इसलिए आप बनाते हैं कि साहब हम लोग जो हैं आपकी सेवा कर सकें। नायब सैनी जी को भी इसलिए बनाया, मनोहर लाल खट्टर जी को भी इसलिए बनाया, दूसरे साथियों को भी हमने इसलिए बनाया। बात निकली तो दूर तक गई। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने सुरजेवाला को टारगेट कर लिया। सहज समझा जा सकता है कि जनता के अंदर अपना विरोध
और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के प्रति निरंतर बढ़ते समर्थन और स्नेह को देखते हुए हमारे विपक्षी दल और मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी ऐसा प्रतीत होता है कि अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। इस बीच अपर्णा यादव ने भी सुरजेवाला के बयान को लपक लिया। कांग्रेस के नेता महिलाओं को लेकर बुरी और अपमानजनक बर्ताव पार्टी की सोच को बता रहा है कि वो लगातार किस प्रकार की अपमानित टिप्पणियां कर रहे हैं। महिलाओं का अपमान करना कांग्रेस के डीएनए में है। मथुरा में कांग्रेस की ही नेता प्रियंका चतुर्वेदी को भी अपनी अस्मिता को और मान सम्मान को बचाने के लिए कांग्रेस छोड़नी पड़ गई थी। अब एक नया वीडियो सामने आया है। लेकिन सबसे पहले सुरजेवाला के बयान पर हमलावर हुई मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत, जिन्होंने सुरजेवाला के विवादास्पद बयान पर पूरी कांग्रेस को ही घेर लिया। उन्होंने एक्स हैंडल पर हमला बोलते हुए कहा कि बात मोहब्बत की दुकान खोलने की हुई थी, लेकिन कांग्रेस नफरत की दुकान खोल बैठी है। महिलाओं के प्रति गिरी हुई सोच रखने वाले कांग्रेस के नेता अवश्यंभावी हार की हताशा और कुंठा में अपने चरित्र का दिन ब दिन पतन कर रहे हैं। सियासत का सबसे बड़ा महासमर शुरू होने में अब चंद दिन बाकी हैं। जाहिर है बयानों पर सियासत भी थमने वाली नहीं है। जमुई के खैरा में एनडीए की रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। सीएम नीतीश ने भी मोदी सरकार के कार्यों का बखान किया। हमारे नीतीश बाबू की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही और सबके लिए हम आपका नमन करते हैं। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार देश के दो ऐसे नेता जिनके संबंध भले ही कभी नीम कभी शहद जैसे रहे हों, लेकिन सोच हमेशा एक सी रही है और वो सोच है विकास की। एक देश को तो दूसरा बिहार को विकसित बनाने में लगा है और जब भी मौका मिलता है ये दोनों नेता एक दूसरे की जमकर तारीफ करना नहीं भूलते। रेल मंत्री हमारे नीतीश बाबू भी थे। आज तक कोई शिकायत नहीं आई नीतीश बाबू के खिलाफ, और इन लोगों ने गरीबों की जमीन छीन ली। जमुई की रैली में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। एनडीए गठबंधन बहुत ही परिश्रम से एक बड़े दल से बाहर निकाल कर लाया। हमारे नीतीश बाबू की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही। तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी प्रधानमंत्री के 10 साल के कार्यकाल में विकास कार्यों का बखान करना नहीं भूले। नीतीश कुमार ने बिहार के विकास में मोदी के मदद की सराहना भी की। चारों तरफ केंद्र की तरफ से सड़क और पुल का निर्माण, कई मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, तो कई तरह से काम हो रहा है और सबके लिए हम आपका नमन करते हैं। और इसके बाद जो भी काम आप करते रहेंगे, करते रहिएगा, हम लोग भी मिल करके यहाँ की सेवा करते रहेंगे। नीतीश कुमार ने जमुई के मंच से साफ साफ कहा कि एनडीए 400 का आंकड़ा पार करेगा और नरेंद्र मोदी ज्यादा मजबूत होकर प्रधानमंत्री बनेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी फिर से प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन अब हम लोगों का आग्रह है, यही उम्मीद है कि इस बार 400 से भी ज्यादा जीतेंगे, तो उतना ज्यादा होकर के और खूब काम होगा। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार में समानता यही है कि दोनों पर न तो कभी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, न ही परिवारवाद के। राज्य में फिर से एनडीए सरकार बनने के बाद बिहार में पीएम मोदी की 3 जनसभा हुई और तीनों ही रैलियों में पीएम मोदी और सीएम नीतीश की जबरदस्त बॉन्डिंग देखने को मिली। न्यूज 18 के लिए जमुई से विनीता मिश्रा और केसी कुंदन की रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।
राजस्थान में भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। नागौर से बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा के संविधान बदलने वाले बयान पर गठबंधन प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि ज्योति मिर्धा का बयान बीजेपी की सोच है। ये चाहते हैं कि एक बार 400 पार, फिर देश में विकट हालात होंगे। नागौर में बीजेपी को उखाड़ कर फेंक देंगे, ये बात हनुमान बेनीवाल ने कही। गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल हमारे साथ है। जो बीजेपी की प्रत्याशी ने बयान दिया है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? और राजस्थान में ज्योति मिर्धा जो कैंडिडेट बीजेपी, उसका पहला बयान ये था कि संविधान बदल देंगे। ये बयान अंदर से आया है, तभी तो उसने बोला है संविधान बदल देंगे, मतलब बाद में चुनाव भी नहीं कराएंगे, आरक्षण खत्म करेंगे। दो इश्यू उनके कि आरक्षण खत्म करना और चुनाव पे बैन लगाना। चुनाव 15 साल बाद करेंगे या हाथ खड़े करके करेंगे या दूसरे तरीके से। संविधान बदलने का मतलब तो आप समझते हो, इमरजेंसी से भी ज्यादा भयानक हालात इस देश के अंदर होंगे। संविधान ही बदल दोगे तो हमारे पास अधिकार कौन सा रहेगा? न तो बोलने का अधिकार रहेगा, न घूमने का अधिकार रहेगा। संविधान ने जो हमें शक्तियां दी है, वर्ल्ड में हिंदुस्तान सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रणाली हिंदुस्तान के अंदर वर्ल्ड की, और इसलिए पूरा विश्व हिंदुस्तान की इज्जत करता है। यहाँ जो लोग अनेक धर्मों के लोग रहते हैं और बहुसंख्यक अल्पसंख्यक में किस तरह का कोई भेदभाव नहीं, अल्पसंख्यक की ज्यादा सम्मान हिंदुस्तान के अंदर किया जाता है। लेकिन अगर ये काम कर दिया तो मेरे हिसाब से तो फिर देश के अंदर बड़े विकट हालात होंगे। और ज्योति मिर्धा ने जो बयान दिया सोच समझ के और अंदर की बात। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन के आखिरी दिन उदयपुर लोकसभा सीट से भारत आदिवासी पार्टी बीएपी के प्रत्याशी प्रकाश चंद्र बुज ने नामांकन दाखिल किया। बुज अपने समर्थकों के साथ ऊंट पर बैठकर आए। इससे पहले टाउन हॉल से दिल्ली गेट तक उनकी रैली निकली। टाउन हॉल से बुज नामांकन के लिए समर्थकों के साथ रवाना हुए। बड़ी संख्या में अलग अलग विधानसभा से आए कार्यकर्ताओं के साथ वो बापू बाजार होते दिल्ली गेट पहुंचे। हमारा मुख्य मुद्दा है इस दक्षिणी राजस्थान के प्रत्येक नागरिक का, प्रत्येक मतदाता का, इनका संवैधानिक हक जो है उसका, और साथ ही शिक्षा हमारा सबसे बड़ा, हम जब भी जनजागरण में जाते हैं हमारा सबसे बड़ा काम है शिक्षा को सुदृढ़ करना, और इस पे हम काम करेंगे। भजनलाल सरकार में मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। साथ ही दावा किया कि पूरे देश में बीजेपी की लहर चल रही है और पार्टी एक बार फिर पिछले 2 चुनाव का इतिहास दोहराएगी। बाबूलाल धायल ने कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ से खास बातचीत की, आइए वो भी सुनते हैं। साहब, क्या लगता है आपको मोदी जी के आने के बाद किस तरह से आबोहवा बदली है जयपुर ग्रामीण की? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के काम में जो विश्वास है जनता को वो अपार है। मोदी जी की जो गारंटी है वो आज सबके मन में बस चुकी है, और इस विश्वास के कारण सबको पता है कि उनका और उनके परिवार का, आने वाली पीढ़ी का अगर भविष्य कोई सुरक्षित कर सकता है पूरी तरह से तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी सरकार। तो आपको लगता है कि राम मंदिर के मुद्दे के आसपास राजनीति रहने वाली है, इस चुनाव में एक बड़ा इश्यू होगा जिस पर आप वोट मांगेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा अगर मैं सरलता से आपको बताऊं तो है राष्ट्रहित और एंटी। और इसी के साथ महासंग्राम 2024 में अभी फिलहाल इतना ही। आप